सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। 50 क्वेश्चंस की मदद से भारत के भूगोल को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से जो सबसे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग इस क्लास में देखने जा रहे हैं। इसलिए इस क्लास का हर एक क्वेश्चन साथियों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताना इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा कि कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हैं। यानी कि वो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों बात करें, उत्तराखंड राज्य की सीमा नेपाल से लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, बिहार की, पश्चिम बंगाल की और सिक्किम की। ठीक है, ये सारी सीमाएं जो है, ये सारे राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। तो मैंने साथियों 5 राज्य आपको बताए हैं जो कि नेपाल से सटे हुए हैं। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। बात करें साथियों भारत के पड़ोसी राज्य बांग्लादेश की, आपसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन से? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। यानी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु आपको बताना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो बात करें साथियों इंदिरा पॉइंट की, तो इंदिरा पॉइंट जो है यह भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि भारत पूरी तरह से पृथ्वी के गोलार्ध और भाग में स्थित है। यानी कि कौन से गोलार्ध में स्थित है और कौन से भाग में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें साथियों भारत जो है वो पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर उत्तरी उत्तरी कहां पर लिखा है? इन दोनों में लिखा हुआ है। और बात करें साथियों कौन से भाग में स्थित है, तो उत्तरी भाग में स्थित है और पूर्वी भाग, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी भाग में स्थित है। तो बात करें इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से लगती है, बताइए। चलिए, तो यहां पर साथियों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा कि सिक्किम साथियों, यानी कि सिक्किम भारत का एक राज्य है। तो भारत के उस राज्य का नाम आपको बताना है जिसकी सीमा सिक्किम से लगती है। तो क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिम बंगाल हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि जो रेड क्लिफ रेखा है ये किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, बताइए। यहां पर आप सभी लोग याद रखना है कि मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच है। डूरंड रेखा साथियों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ये आपको ध्यान रखना। और उसके अलावा ओडर नीस रेखा आपसे पूछा जाएगा कि ओडर नीस रेखा किसके बीच है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। बात करते हैं साथियों यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेडक्लिफ रेखा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है, बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों अभी मैंने आपको बताया कि जो रेडक्लिफ रेखा है यह भारत और पाकिस्तान के ही बीच है। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों यहां पर आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि माउंट गॉडविन अस्टीन केटू की ऊंचाई कितनी है, ये आपको बताना है। तो कितनी है साथियों? जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8611 आप मीटर है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए, डैश ठीक है डॉट 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 में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो कंचनजंगा जो है ये कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या सिक्किम में? तो बात करें साथियों जो कंचनजंगा है यह सिक्किम में स्थित है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। बात करें अगर विश्व की, तो यह विश्व की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर आपका जो होता है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाता है? ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का आप लोग प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? तो साथियों कहां पर स्थित है, जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे और एक बार आप सभी लोग इस क्लास को लाइक एंड शेयर कर देंगे। तो किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान में स्थित है, आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं इनको किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए,
तो बात करें साथियों, नीला पर्वत भी कहा जाता है, यानी कि जो नीलगिरी पहाड़ियों को किस अन्य नाम से जाना जाता है, प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो नीला पर्वत के नाम से इनको जाना जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि माउंट एवरेस्ट जो है वो स्थित है, यानी कि तिब्बत में, भारत में, नेपाल में या भूटान में। तो साथियों कहां पर स्थित है, बात करें अगर हम लोग एवरेस्ट की, ये बात आपको ध्यान रखना है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो स्थानीय नाम इसका वहां का क्या है, सागर माता इसका नाम है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर बात करें तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, तो पर्वतों की रानी भी इसको कहा जाता है तिब्बत में, आपको ध्यान रखना है। बात करें साथियों माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है, तो ये तो नेपाल में स्थित है, और मैंने आपको बताया कि नेपाल में इसको सागर माता के नाम से जाना जाता है। अगले नंबर का आप लोग प्रश्न देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि गुरु शिखर क्या है। गुरु शिखर क्या है, अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रसिद्ध सिख कवि है, एक प्राचीन भारतीय सूफी संत है, या 19वीं सदी के साहित्य है। तो बात करें अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी साथी जो है वो गुरु शिखर है, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, कुर्गी पहाड़ियों से, यमुनोत्री से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, या गंगोत्री से, बताइए। चलिए, तो यहां पर साथियों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है, फटाफट बताने की कोशिश करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि जो बारी दोआब है ये के बीच का क्षेत्र है, यानी कि रावी और गंगा के बीच का क्षेत्र है, व्यास और रावी के, सतलज और रावी के, या व्यास और सतलज के। तो बात करें साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर व्यास और रावी हो जाता है, यानी कि जो बारी दोआब स्थित है वो व्यास और रावी के बीच स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि यमुना नदी जो है ये गंगा से मिलती है, यानी कि हरिद्वार में गंगा से मिलती है, ऋषिकेश में, इलाहाबाद में, या पटना में। तो क्या हो सकता है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, बात कर इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज हो जाएगा। तो यमुना नदी साथियों प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो साथियों बात करें किस नाम से जाना जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे, आप सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को साथियों राजस्थान नहर के रूप में, यानी कि पूर्व में जो है किस नाम से जाना जाता था, तो राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि किस नदी को साथियों बंगाल का शोक कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये साथियों परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो किस नदी को बंगाल का शोक यानी कि सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, तो दामोदर नदी का नाम आपको ध्यान रखना है, यानी कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कितनी नदियों को साथियों, 1 दर्जन यानी कि 12 नदियों को भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बांध से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, बताइए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो गांधी सागर बांध है साथियों ये कहां पर स्थित है, ये तो पूछा ही जा रहा है। अगर ये पूछ ले कौन सी नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है, और कौन से राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न बताइए कि नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यानी कि जो नर्मदा सागर परियोजना है पूछा जा रहा है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है, बताइए भाई। चलिए, तो नर्मदा सागर परियोजना की अगर बात करें तो साथियों ये तो गुजरात में स्थित है। कहां पर, गुजरात में स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए।
जो आपको पूछा जा रहा है, जो इडुक्की बांध है साथियों, ये किस नदी पर बनाया गया है बताने की कोशिश करेंगे। तो पेरियार नदी पर बनाया गया है, यानी कि इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और पेरियार नदी कहाँ पर है, तो केरल में है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि केरल राज्य की सबसे लंबी नदी बताइए कि कौन सी है, तो पेरियार नदी जो है ये केरल की सबसे लंबी नदी है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, अब बताइए। हीराकुंड बांध के बारे में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। तो कौन सी नदी पर है, ये तो महानदी पर है। पूछे हीराकुंड बांध कौन से राज्य में स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है और महानदी पर स्थित है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है, ये दो बातें आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, तो हीराकुंड बांध साथियों कहां पर हो गया, महानदी पर हो गया। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, तो कहां पर किया गया है, सरदार सरोवर परियोजना इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। यानी कि आप सभी लोगों को याद रखना है कि निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण, तो सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो साथियों, कौन सा सुमेलित नहीं है बताने की कोशिश करेंगे। तो बात करें अगर हम लोग भाखड़ा बांध की, तो ये तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर बांध की बात करें तो ये तो गुजरात में ही स्थित है। लेकिन टिहरी बांध क्या आपका महाराष्ट्र में स्थित है, तो टिहरी बांध जो है वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड में स्थित है। और टिहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है। उसके अलावा हीराकुंड बांध जो है ये साथियों ओडिशा में ही स्थित है। चलिए, तो राइट आंसर जो होगा वो टिहरी बांध के साथ चला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, या आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बताने की एक बार कोशिश करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, एक बार लाइक जरूर कर देंगे। तो वर्गीज कुरियन, जो लोग भी सोच रहे हैं कि उत्तर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर बात करें साथियों श्वेत क्रांति की शुरुआत कब की गई, तो 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। और जो श्वेत क्रांति के जनक थे ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अब, और बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर कि भारत के जो सुंदरबन डेल्टा है इसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो साथियों, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं ये आपसे यहां पर जो है वो पूछा जा रहा है, बताइए। तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के, भारत में सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं। तो भारत की बात करें, सबसे ज्यादा व्यापक वनों के प्रकार जो है वो पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एम एस स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित हैं, बताइए। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति या पीली क्रांति, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर बताइए। चलिए, तो बात करें साथियों एम एस स्वामीनाथन की, तो एम एस स्वामीनाथन ये कौन है, ये भारत में जो है हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, तो स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति से ही संबंधित होंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, या खाद्य और अनाज उत्पादन से, या तेल और बीज उत्पादन से। तो बात करें साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो खाद्य और अनाज उत्पादन हो जाता है, यानी कि बात करें हरित क्रांति की, तो खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। अगर आपसे साथियों ये पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति जो है इसके जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मल बोरलॉन्ग का नाम आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो भूरी क्रांति चमड़े से संबंधित है, चमड़े के उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति साथियों बागवानी से संबंधित है, और धूसर क्रांति जो है ये उर्वरक से संबंधित है। अगले नंबर का आप लोग प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है, बताइए। चलिए, नीली क्रांति के साथियों यहां पर बात चल रही है, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित क्या है साथियों, नीली क्रांति की अगर बात करें तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित, तो हरित क्रांति की बात करें तो ये कृषि से संबंधित है। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है बताइए। चलिए चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है साथियों, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हरित क्रांति के जिनको जनक कहा जाता है, विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है वो क्या कौन है, नॉर्मन बोरलॉन्ग है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हरित क्रांति से संबंधित है, ना कि श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति से अमूल संबंधित है, आनंद संबंधित है और वर्गीज कुरियन संबंधित है। इस प्रकार आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से साथियों किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है और मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको ही जाना जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करती है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पीली क्रांति की अगर बात करें तो ये तो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत के कौन से राज्य में कोयले का सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक भंडार जो है वो पाया जाता है, बताइए। पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, ओडिशा में या आपका छत्तीसगढ़ में। क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि झारखंड के साथ चला जाएगा। आपको ध्यान रखना है भारत के कौन से राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं, तो झारखंड में पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो कार्बन की मात्रा के आधार पर बताइए कि कोयला कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है, जैसे कि एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे शुद्ध प्रकार का होता है। ये जानकारी आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि जो डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डिगबोई खानों में सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है उसका नाम आपको बताना है। तो पेट्रोलियम पाया जाता है, यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा बिहार में निकाला जाता है, राजस्थान में निकाला जाता है, झारखंड में या ओडिशा में निकाला जाता है। तो साथियों कहां पर निकाला जाता है, राजस्थान में निकाला जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो जिप्सम है और चांदी के अयस्क है इसके एक भंडार कहाँ पर हिस्सा नहीं, यानी कि कहाँ पर ये पाया जाता है, तो ये तो राजस्थान हो गया। स्वर्ण सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग क्या बताओगे, कर्नाटक में पाया जाता है। कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, जो झारखंड में पाया जाता है। और लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ओडिशा में पाया जाता है। ये सारी जानकारी साथियों आपको अपने मस्तिष्क में स्टोर करनी पड़ेगी। अगले नंबर का प्रश्न है कि बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर में साथियों कौन सा पाया जाता है, डोलोमाइट ये पाया जाता है, डोलोमाइट खनिज। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताने की कोशिश कीजिए राइट आंसर क्या होगा कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य साथियों कौन सा है, तो वो ओडिशा है। क्या है, ओडिशा है, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का आप लोग प्रश्न देखिए कि पहली कपास के मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारत के शहर में की गई थी। चलिए, तो राइट आंसर साथियों यहाँ पर जो होगा वो मुंबई आपको ध्यान रखना है। जो भारत की पहली कपास की मिल जो सफलतापूर्वक इसकी स्थापना की गई थी वो कहाँ पर की गई थी, मुंबई में की गई थी। आपको ध्यान रखना है वो कौन सा उद्योग था, तो सूती वस्त्र का उद्योग था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगले नंबर का प्रश्न आप लोग बताइए कि असम में सबसे पहला तेल कुआं कहां पर खोजा गया था। असम में जो सबसे पहला तेल का कुआं, या साथियों ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहां पर खोजा गया था, तो डिगबोई में खोजा गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो डिगबोई नगर है ये असम राज्य की किसके रूप में जाना जाता है, असम राज्य की तेल नगरी कहा जाता है। तो असम राज्य की तेल नगरी किसे कहा जाता है,
बिग बॉय को कहीं कहा जाता है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहां पर स्थित है, यानी कि भुवनेश्वर में है, कोच्चि में है, मुंबई में है या विशाखापट्टनम में है। तो साथियों कहां पर स्थित है, जल्दी से इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आप सभी लोग करने की कोशिश करेंगे। तो कहां पर स्थित है, मुंबई में स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो सी हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट ट्रस्ट है ये मुंबई में स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, तो तब भी आप लोग क्या बताओगे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ही बताओगे। चलिए अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि जो मिशिंग जनजाति है, मिशिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर रहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों आपको ध्यान रखना है, जो मिशिंग जनजाति के लोग हैं ये माजुली द्वीप पर रहते हैं। कौन से द्वीप पर रहते हैं, माजुली द्वीप पर रहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखोगे। चलिए अगर बात करें माजुली द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये असम में स्थित है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर माजुली द्वीप स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले नंबर का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है, यानी कि कौन सी जनजाति नागालैंड में रहती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर बताइए। चलिए तो बात करें साथियों, जो रेंगमा जनजाति होती है, रेंगमा जनजाति ये नागालैंड में रहती है, उसके अलावा असम में भी पाई जाती है और अरुणाचल प्रदेश में भी ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताना है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा कि भूटान की राजभाषा कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, भूटान की राजभाषा जोंगखा है। क्या है, भूटान की राजभाषा क्या हो जाएगी, जोंगखा हो जाएगी, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि तमिलनाडु और श्रीलंका में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तमिलनाडु में भी बोली जाती है और श्रीलंका में भी बोली जाती है, वो आपको बताना है कौन सी भाषा है, बताइए भाई। तो बात करें साथियों, तमिलनाडु में भी तमिल बोली जाती है और श्रीलंका में भी जो है वो तमिल ही बोली जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न के नागालैंड की राजधानी कौन सी है, बताइए। नागालैंड की राजधानी आपसे यहां पर पूछी जा रही है, तो नागालैंड की राजधानी की बात करें तो कोहिमा हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे साथियों यहां पर पूछ लिया जाए कि जो यहां पर गंगटोक लिखा हुआ है, तो गंगटोक किसकी राजधानी है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इम्फाल किसकी राजधानी है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और दिसपुर किसकी राजधानी है, तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 49वें नंबर का प्रश्न है कि त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है, दिसपुर है, गंगटोक है, अगरतला है या सिलवासा है। तो यहाँ पर त्रिपुरा की राजधानी आपसे पूछी जा रही है। अगर बात करें असम की, अभी मैंने आपको राजधानी बताई थी, दिसपुर जो है वो असम की राजधानी है। उसके अलावा गंगटोक कहाँ की राजधानी है, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सिलवासा की बात करें तो दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला जो है साथियों ये त्रिपुरा की राजधानी है, यानी कि राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि झारखंड की राजधानी कौन सी है। झारखंड की राजधानी की बात करें, पटना है, जमशेदपुर है, हटिया है या रांची है। तो झारखंड की राजधानी साथियों कौन सी है, इसमें से रांची है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का प्रश्न और साथियों इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजभाषा क्या है, बताइए। चलिए तो पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन थी। तो अगर पहली राजधानी की बात करें तो शिमला है, यानी कि शिमला जो है ये आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी है। लेकिन अगर बात करें दूसरी राजधानी की साथियों तो 2017 में बनी है। दूसरी राजधानी जो है वो 2017 में बनी है। कौन सी बनी है, धर्मशाला बनी है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। तो साथियों ये थे भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्लास को प्यार दोगे। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है कमेंट करने के लिए साथियों। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।